14 सितंबर को पूरा देश जो है हिंदी दिवस मनाएगा ताकि हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो किया जा सके। सभी अपने अपने तरीके अपनाते हैं हिंदी के बोलचाल को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिनका एक अनोखा तरीका है। वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग देशों के लोगों से कनेक्ट होते हैं ताकि उनको अपनी भाषा सिखा सके और उनकी भाषा खुद सीख सके। इसके पीछे उनका कहना है कि अगर हम अपनी भाषा किसी को सिखाते हैं तो सामने वाले की इज्जत रखनी चाहिए और उनकी भाषा भी हमें सीखनी चाहिए। क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट, हम जानते हैं किशोर श्रीवास्तव जी से। आप सुनिए उनसे और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि कोई हिंदी के लिए कैसा कर रहा है। मैं किशोर श्रीवास्तव हूँ। भारत सरकार में मैं राजभाषा अधिकारी के रूप में काफ़ी समय तक मैंने काम किया है। इसके अलावा देश की बहुत चर्चित सरकारी पत्रिका समाज कल्याण का भी मैंने संपादन किया कई साल तक। और इस प्रकार से सरकारी तौर पर तो मुझे राजभाषा हिंदी की सेवा करने का अवसर मिला ही, मगर उससे पहले यानी कि बचपन से ही मैं हिंदी के प्रति एक समर्पण का भाव था, अपनी भाषा के प्रति प्रेम वाली बात थी। तो मुझे लगता है मैं शायद छठी सातवीं में ही था, तब से मेरा झुकाव हिंदी की तरफ हो गया था और अंग्रेज़ी के खिलाफ वातावरण बनाने में मैं उसी समय से प्रयासरत रहा। हालांकि किसी भाषा से कोई बैर नहीं था, मगर ये था कि अपनी भाषा रहे और दूसरी भाषा क्यों हो। तो शुरू से ही मेरा यह था। और एक ज़माने में बहुत बचपन की बात बताता हूँ कि इंदिरा गांधी के समय एक अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला था। उसमें भी मैं बच्चों के रूप में मतलब जो भी अपना गिलहरी प्रयास होता है मैंने किया था। उसमें मुझे पता नहीं था कि इस आंदोलन का मतलब क्या है। सिनेमा हॉल के जो बोर्ड थे वो हटाए जा रहे थे, जहाँ पे अंग्रेजी में लिखा था उसको काले से पोता जा रहा था। ये सब किया गया और मैं भी भीड़ में घुस जाता था। कोई नौकरी कभी बोझ नहीं लगी कि हम कुछ अलग काम कर रहे हैं या कोई चीज़ हमसे ज़बरदस्ती हमारे मन के विरोध में कोई चीज़ करवाई जा रही, क्योंकि सारा काम हिंदी के जो भी सम्मेलन होते थे, हिंदी के जो भी कार्यक्रम होते थे, कृषि मेले लगते थे, उसमें हिंदी का जो भी वो होता था, चाहे कवि सम्मेलन कराना हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना हो, तो मुझे ही आगे रखते थे। और मेरे अधिकारी भी बहुत अच्छे मिले मुझे भारत सरकार में। अमूमन ऐसा देखा गया है जैसे बहुत से दफ्तरों में क्या होता है कि हिंदी के नाम पे आप कुछ करना चाहते हैं तो लोग पीछे हटते, अरे इसमें इतना खर्चा होगा क्यों किया जाए, नहीं ये नहीं करना, ऐसा वातावरण था। मगर इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरे कार्यकाल में जितने मुझे बड़े अधिकारी मिले उन्होंने खूब प्रोत्साहन दिया और उन्होंने दिल खोल के उन्होंने कहा कि सो जो तुम्हें करना हो हिंदी के नाम पे करो, पैसे की कोई वो नहीं है, बस हिंदी लागू करने के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते करिए। तो मैंने खूब किया काम। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अधिकारी वैसे मिले, वातावरण भी वैसा मिला, कहीं मुझे विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। और कार्यालय में मैंने राजभाषा कवि सम्मेलन भी कराए, कार्यशालाएँ बहुत सी कराई, राजभाषा संगोष्ठियाँ कराई, हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए जो भी बन सकता था वो किया। अब कितना उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि देखिए सरकारी नीतियाँ होती हैं, सब अपना अपना वो होता है, बहुत जगह विरोध भी होता है, मगर हम पूरे देश में हिंदी के तरफ से हिंदी का के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं। और मुझे हर जगह कहीं ये नहीं लगा कि मुझे ये लगा कि हम उत्तर भारत या दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार से ज़्यादा हम जहाँ हिंदी भाषी लोग नहीं होते हैं, गैर हिंदी भाषी, वहाँ पे मुझे ज़्यादा तवज्जो मिला। और वहाँ के लोगों में हिंदी के प्रति जो ललक और प्रेम देखा तो वो एक अलग ही था। हमारे असम में एक संस्था चलाती हैं, एक रीता सिंह जी हैं, वो पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी चलाते हैं। एक अकेला भाई हैं, वो ये मेघालय में चलाते थे इसी तरह की। तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों में हिंदी के प्रति समर्पण, झुकाव और गर्व वाली भाषा लगती थी। हमें यहाँ नहीं लगता, दिल्ली में नहीं लगता, कि दिल्ली में तो हीन भावना लगती है लोगों की हिंदी बोलने में, तो लगता है कि गंवारों जाहिलों की भाषा, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है। परंतु वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक उनको गौरव की भाषा लगती है हिंदी। कल सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सब में जो भी विदेशी लोग जुड़े हुए हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि एक मेरी भूटान की बच्ची है, वो मुश्किल से होगी 20-25 साल की। तो मैंने उससे कहा कि मुझे भूटान आना है, थोड़ा मुझे भी सिखा दो। तो उसने मुझे सिखाना शुरू किया। मतलब हमने कहा इतना सिखा दो कि हाय हेलो कैसे करते हैं, गुड मॉर्निंग कैसे करते हैं। तो उसने, अच्छा मुझे शर्म नहीं आती, कोई बच्चा है वो मुझे सिखाएगा तो मुझे इसमें शर्म की क्या बात है, कुछ सीख ही तो रहे हैं।
तो मैंने कहा भाई सिखाओ तुम, क्योंकि हमें वहाँ जाएंगे तो हमें दो चार, हमें ये लगता है कि अगर हम जैसे हम अपनी भाषा को वो चाहते हैं कि आप हमारी भाषा बोलें, वैसे ही दूसरों को भी तो लगता है ना कि अगर हम उनकी भाषा में दो शब्द बोल देते हैं तो वो भी फूल के कुप्पा हो जाते हैं। नेपाल जाते हैं या नेपाल के मेरे मित्र होते हैं, उनको अगर मैं सुबह सुबह शुभ बिहानी बोल दूं तो वो आनंदित हो जाते हैं, उतने में ही वो हो जाते हैं कि भाई देखो इसने हमारी भाषा का सम्मान किया। तो हमें ये नहीं है कि हम अपनी भाषा का तो सम्मान कराएं, दूसरी की भाषा का सम्मान न करें। तो ऐसे ही भूटानी में भी है कि थोड़ा बहुत इतना सीख लेते हैं कि कोई कम से कम हाय हेलो तो कर ही लें, बाकी तो सब नहीं सीख सकता आदमी, इतना ज़्यादा समय भी नहीं होता अब इस उम्र में कि हम हर चीज़ सीखें। अभी जैसे हम लोग भूटान जा रहे हैं, वहाँ जो हमारे भूटानी कलाकार हैं उनसे हमने आग्रह किया कि आप लोग हिंदी गाने गाइएगा, और वो गाते बढ़िया हैं। नेपाल के मेरे कलाकार आते हैं मेरे कार्यक्रमों में, वो हिंदी बहुत अच्छी गाने गाते हैं। तो मैं भी कभी कभी नेपाली जो थोड़ा वो रट के मैं भी उनकी भाषा में गाने गाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, उनके साथ कार्यक्रमों में गाता हूँ। तो उसकी एक अलग वो होती है, एक छवि भी अलग बनती है, एक आपसी प्रेम भी बढ़ता है उससे कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं और आप हमारा, तो प्रेम बढ़ेगा ही। अगर केवल हम सोचें कि भाई हमारा सम्मान हो, आपके सम्मान से हमें क्या लेना देना, तो प्रेम उससे नहीं बढ़ता है। तो जो भाईचारा होता है तो ये इसी से बढ़ता है कि हम दूसरी भाषा का, उनके कल्चर का भी सम्मान करें, तो उसका प्रभाव पड़ता है काफी। देखिए देश तो ज़्यादा नहीं गए हैं, ऐसे ही दो चार देश घूमे, मगर संपर्क हर जगह रहा है। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी में जब तक रहे तो एक बंदिश रहती है, वहाँ इतना हम नहीं जा सकते, और अब रिटायर होने के बाद भी वो स्थिति नहीं है कि हम इतना पैसा खर्च करके जा सकें। तो इसलिए, मगर हाँ पूरे विश्व में बहुत से जगहों पर तो कुछ बंदिशें होती हैं। अब चूंकि रिटायर हो गया हो नौकरी से, उतना पैसा भी नहीं होता कि हम 2 लाख और 3 लाख खर्च करके जाएं कहीं। मगर हाँ ये है कि संपर्क पूरा है, और हम लोग का जो कार्यक्रम भारत में होता है उसमें देश विदेश के बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, और उनसे जो हम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं उससे भी हम लोग को आपस में एक दूसरे के देश के बारे में, उनके पहनावे के बारे में। अभी हम लोग जा रहे हैं भूटान, तो हमने उनसे, जो हमारे वहाँ की संयोजिका है, एक लड़की है मात्र 24-25 साल की, उसकी अभी बेबी हुई है, 3 महीने की बेबी है, उसको पेट और पीठ पे बांध के वो हम लोग के कार्यक्रम की तैयारी में जुटी रहती है। तो उससे हम लोगों ने कहा कि भाई आपका ऐसा कुछ पहनावा हो जो हम लोग ला सकें। तो उन्होंने जो वहाँ के लोगों ने राय दी कि भाई आप अपने भारत का लाइए ना, आप हमारा पहनावा क्यों, आप भारत का लाइए तो हमें उससे खुशी ज़्यादा होगी। मैं ये सोच रहा था उनको जाके उन्हीं की चीज़ दूं, तो उन्होंने कहा नहीं आप भारत की चीज़ लाइएगा अगर ऐसा आपको करना है। तो ये आपसी सौहार्द और एक प्रेम ही की बात है। या वहाँ भी हम लोग जाते हैं तो उनकी ड्रेस में हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उनके कल्चर से भी हम थोड़ा जुड़ना चाहते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि उनकी जो संस्कृत है, जो सभ्यता है, उस तक हम पहुँचें और वो हमारे तक पहुँचे। तो ये आदान प्रदान से ही काफ़ी कुछ हल होता है मसला। जी हिंदी पे देखिए बहुत से आलेख वगैरह तो लिखते ही हैं, और मंचों पर कभी, क्योंकि अब हर मंच पर तो हिंदी की कविता ऐसी होती नहीं, कभी ये हिंदी दिवस होता है या ऐसे ही वो होता है, तो उस पे लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। गाने भी तो मुख्यतः हिंदी के ही गाते हैं, और कभी कोई नेपाली मिल गया तो नेपाली गाने गा लिए। जो नहीं काम यह सरकारी है, नहीं काम यह सरकारी है, नहीं किसी पर यह भारी है, नहीं काम यह सरकारी है, नहीं किसी पर यह भारी है, हिंदी का परचम लहराना हम सबकी जिम्मेदारी है, हिंदी का परचम लहराना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम कार्यालय में भी ये कहते थे कि ये आप सरकारी मत सोचिए कि ये सरकार का काम है इसलिए हम कर रहे हैं, ये दिल की निकली हुई अपनी आवाज़ है, या हमारे जो हम लोग एक अपने जैसे भारत माता को हम लोग पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, राष्ट्रीय झंडे को प्रेम, तो कोई भाषा भी तो होनी चाहिए जिससे हम उतना प्रेम करें जिसके बिना हम रह ना पाएँ। हम हर चीज़ प्रतीक चिन्ह बना लिया हमने, हमारे झंडा प्रतीक चिन्ह है जिसका अपमान नहीं कर सकते, अपनी भारत माता का अपमान नहीं कर सकते, हमारा पशु है, पक्षी है, सब कुछ है, तो भाषा में ही हमारा विवाद क्यों हो रहा है? भाषा भी तो एक हमारी होनी चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से किशोर श्रीवास्तव एक सोशल मीडिया का
एक अच्छा पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं और अपनी भाषा उनको सिखाते हैं, उनकी जो भाषा अपने खुद सीखते हैं। साथ ही साथ जो कल्चर का जो आदान प्रदान है वो भी ये करते हैं। इस तरीके की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।